बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक विद फाइजा बुखारी में खुश आमदीद कहती हूँ। NA 75 डस्का में पैसों का इस्तेमाल करके वोट बैंक खरीदा गया है, फिरदौस आशिक अवान साहिबा का कहना है। जबकि दूसरी जानिब पर अगर देखा जाए तो सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा जो हैं वो उस दिन जीत गई हैं। इसी के साथ साथ हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी की तरफ उनका रुख हो चुका है या एक नया खला जो सियासत में बन चुका हुआ है उसको फिल करने की कोशिश की जा रही है। सियासी तौर पर दावत दी गई है, 30 के करीब सूबाई और कौमी असम्बलियों के MPs और MNAs ने शिरकत की है। वो सियासी ताकत का मुजाहिरा किसके लिए कर रहे हैं? और इसी के साथ साथ ही बात करेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में शो कॉज लेटर जो है वो फाड़ दिया है, जो कि शाहिद हकान अब्बासी ने पीपल्स पार्टी को भेजा था। यूसुफ सल्ला गिलानी साहब का ये कहना है कि अगर आप ये चाहते हैं तो मैं मुस्तफी होने के लिए तैयार हूं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये कहना है कि हम सियासत इज्जत के लिए करते हैं और अगर इज्जत नहीं है तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है फिर दोबारा से कलमदान तब्दील करने जा रहे हैं, फिर दोबारा से वजारत दी जा रही है इतलात और नशरियात की फवाद चौधरी साहब को। आए कब तक जो है, किस दिन तक जो है ये वजारतें तब्दील होती रहेंगी और अमली तौर पर काम जो है वो कब किया जाएगा? इन तमाम चीजों पे बात करने के लिए आज के पैनल में हमारे साथ मौजूद होंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उमर डार साहब और स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर एनालिस्ट अमजद इकबाल साहब। जी नाज़रीन, अगर हम बात करते हैं इंतखाबी मुहिम के हवाले से तो NA 75 का जो इलेक्शन है वो काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा है। अगर इस हवाले से बात की जाती है तो पहले ये कहा जा रहा था कि धांधली की गई है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहाँ चले गए हैं, लेकिन अभी जो रिसेंटली री इलेक्शन हुआ, री इलेक्शन के बाद जो नताइज आए हैं उन पर बहुत सारे सवालिया निशानात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। उमर डार साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। और क्या समझते हैं कि NA 75 का जो इलेक्शन हुआ है, री इलेक्शन दोबारा से, अली असद मलही साहब जो हैं उन्हें शिकस्त हुई है और सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा जो हैं वो जीती हैं। आप लोग इस जीत को तस्लीम करते हैं क्या? जी बिल्कुल तहे दिल से तस्लीम करते हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा तो कहती हैं कि बड़े लेवल के ऊपर पैसों का इस्तेमाल किया गया और वोट खरीदे गए हैं। देखिए, मैं एक तो ये गुजारिश आपको करूं कि जी ये बड़ा जबरदस्त इलेक्शन हुआ है जी, हर एतबार से, इंतजामी एतबार से, और इलेक्शन कमीशन के अमले ने बड़ा जबरदस्त काम किया, फिर हमारी लोकल इंतजामिया ने बड़ा अच्छा काम किया और यकीनी बात है इलेक्शन में हार जीत तो होनी थी। अब मैं गिला गुजारी करना नहीं चाहता। इससे कबल जो इलेक्शन हुआ था, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती और इलेक्शन का रिजल्ट जो था वो जो कि RO साहब के फ्राइज मनसबी में था कि वो उसे जारी करते, न जाने उन्होंने क्यों नहीं जारी किया। फिर ये समझ से बालातर थी बात कि उस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार थी और मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ था वो 23 पोलिंग स्टेशनों का था कि जी 23 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिन पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेट पहुंचे धुंध होने की वजह से। इलेक्शन कमीशन ने पूरा इलेक्शन ही जो है पूरे हल्के का वो करवा दिया जी। एनीहाउ इलेक्शन बड़ा जबरदस्त हुआ है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी अवाम का फैसला है वो हम तहे दिल से कबूल करते हैं। अमजद इकबाल साहब, उमर डार साहब का ये कहना है कि जो भी फैसला हो उसे तहे दिल से कबूल करते हैं। अब क्या इस बात का हम मतलब ये ले लें कि पार्टी के अंदर वाकई में से दो ग्रुप एक्टिव हैं और एक लोग जो हैं जो पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं और एक जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जाते हुए नजर आते हैं? कि जैसे खुद फिरदौस आशिक अवान साहिबा ये बात कहती हुई नजर आती हैं कि 12 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया गया है, वोट बैंक जो है उसे चोरी किया गया है। जो खुद हुकूमत में है वो वोट बैंक चोरी होने की बात करते हैं। कितना इस बात से इत्तफाक करते हैं आप? पहली बात तो ये है कि उमर डार साहब ने बड़ी अच्छी बात की और यही जज्बा और यही सोच होनी चाहिए हमारी सियासी जमातों के अंदर कि अपनी शिकस्त को भी तस्लीम करें और दूसरे की फतह को भी तस्लीम किया जाना चाहिए और कबूल किया जाना चाहिए। एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए, एक दूसरे के घर मिठाई भी लेके जाना चाहिए और एक दूसरे को के पास जाके भी उनको, मतलब ये एक अच्छी रवायत है और ये रवायत कायम हो रही है तो हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक पैसों के आपने दो ग्रुपों की बात की, ये दूसरे ग्रुप जिसकी आप जिक्र कर रही हैं या हवाला दे रही हैं, बेसिकली वो अपनी शिकस्त को किसी ना किसी के खाते में तो डालना चाहते हैं ना, उनकी भी जिम्मेदारी है, उनकी भी ड्यूटी है कि उन्होंने डालना है कि जी हमारी शिकस्त की ये वजूहत थी। अगर आप 12 करोड़ की बात करते हैं
अगर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को तो आपको पता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहले भी नोटिस हुआ है और हो सकता है उनको इसके ऊपर एक नोटिस और आ जाए, लेकिन उनको चाहिए कि वो उसके सबूत लेकर इलेक्शन कमीशन में जाए ना, जाके वहां पे बताएं इलेक्शन कमीशन को। फिर अगर उनकी बात ना सुनी जाए इलेक्शन कमीशन में तो फिर ये बात करनी चाहिए कि जी के इलेक्शन कमीशन ने पूरा बंदोबस्त किया उनको हरवाने का, जिस तरह के इल्जामात वो इस वक्त दूसरे ग्रुप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि जी के वो लगा रहे हैं। लेकिन एक इल्जाम तो ये भी है कि जी के उससे इलेक्शन से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 3 दिन पहले वहां पे करोड़ों रुपए के पैकेज की बात की गई, फिर उसको आके बड़े दिलेरी के साथ कहा गया कि हाँ जी हमने किया, हम क्यों ना करें ऐसे कि जी हम करेंगे जीत के इलेक्शन, आप यहाँ पे तरक्याती काम करेंगे। लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ये किया जा रहा है ना कि जी आपके पास या तो आपने अपनी जेब से वहां पे डेवलपमेंट करनी है तो फिर कहें कि जी हम अपनी जेब से करेंगे। अगर गवर्नमेंट के बिहाफ से ये बात कर रहे हैं कि जी कि हम हुकूमत से लेके ये कहें तो फिर ये एक इल्जाम तो ये भी बन जाता है कि जी आपने इस तरह का, अगर दूसरी तरफ से भी इस तरह का ऐलान हुआ है तो ये दोनों तरफ से गलत है। इलेक्शन कमीशन के जो ज़ाब्ता अखलाक है उसकी खिलाफ वर्जी है, उसकी खिलाफ वर्जी है। बहरहाल मैं ये कहूंगा कि देखिए इस पे अच्छा इलेक्शन हुआ, जोड़ तोड़ पार्टियों का हक होता है, ये हर पार्टी का हक है कि जी वो अपना सियासी जोड़ तोड़ करे अपने। और सबसे अप्रिशिएट करने वाली बात ये थी कि दोनों ग्रुपों की तरफ से कोई तसादम देखने को नजर नहीं आया, जो कि हमें गुज़िश्ता इलेक्शन में नजर आया था कि असलहा जो है उसकी बार बार नुमाइश की जाती रही, फायरिंग की जाती रही डस्का में, लोगों को इस चक्कर में शहीद भी किया गया, मारा भी किया, जख्मी भी हुए लोग, लेकिन इस दफा ऐसा कुछ देखने को नजर नहीं आया। इसका मतलब यह है कि अगर इंतजामिया चाहे तो ये जो जितनी इसको अगर लफ्ज इस्तेमाल किया जाए गुंडागर्दी होती है इलेक्शन के दौरान किसी भी तरफ से हो, उसको रोका जा सकता है। अगर इंतजामिया चाहे कि कोई इल्जाम ना लगे इलेक्शन के ऊपर तो वो भी खत्म किए जा सकते हैं। इससे यही साबित होता है ना। और इलेक्शन कमीशन ने बड़े अच्छे इंतजाम बड़ा जबरदस्त किया, उन्होंने पुलिस की जिम्मेदारी इस वक्त, चूंकि जो एक्शन लिया गया पिछले इलेक्शन में उसको आप जिस तरह की मर्जी उसके ऊपर आप इतराजात उठा सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये क्यों पूरे हल्के में, उसकी रीजन एक ये भी नजर आती है कि जी कि चूंकि नून लीग की तरफ से तो वाकई ये बात ठीक है डॉक्टर साहब की कि नून लीग की तरफ से 22 हल्कों का, 22 पोलिंग स्टेशनों का या 23-20 तो मतलब इस तरह के था इतराजात। लेकिन इलेक्शन कमीशन का अपना भी तो एक सिस्टम है ना जो उसको बताता है कि हल्के के अंदर क्या हो रहा है। उन्होंने उसकी बुनियाद पर यह फैसला किया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको उसी फैसले को बरकरार रखा। तो चाहिए तो ये कि जो इलेक्शन कमीशन के पास इतराजात थे या उनके पास जो इंफॉर्मेशन थी जिसकी बुनियाद पर इन्होंने ये पूरे हल्के में इलेक्शन कराया उसको अवाम के सामने लाया जाना चाहिए। और फिर जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई कि वहां पे किसने क्या किया, ये अवाम के सामने चीजें आनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये पीटीआई के हक में ये बात नहीं जाती, क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन है जो अब तक जो इस वक्त जो जितनी भी बाहर आई है ये सामने आई है वो सारी की सारी वहां पे हल्के में मौजूद पीटीआई की क़यादत या ओवरऑल उनके खिलाफ जाती है। इसलिए पीटीआई के लोगों को मेरा ख्याल है कि वो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के ऊपर ज्यादा तनकीद नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब गुज़िश्ता इलेक्शन रहे थे NA 75 के, जिसके अंदर लोगों को मारा भी गया, असलहे की नुमाइश भी की गई और फायरिंग भी होती रही और सारा दिन लोगों को हरासा भी किया जाता रहा, उसमें आप क्या समझते हैं किसका फेलियर था? गवर्नमेंट तो आप लोगों की थी, पंजाब इस वक्त आप लोगों के पास है, सिस्टम आप लोगों का साथ नहीं दे रहा था, या वो लोग आपके थे? ये सवाल मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ क्योंकि ये बात अभी तक जो है वो डिस्कस की जा रही है कि वो कौन लोग थे, और अगर अब की दफा पे अमन रहा है तो ये अमन पहले क्यों नहीं हो सकता था? फायजा, उसमें मैं आपको अर्ज करूं, एक्चुअली इस तरह की जो सूरत हाल है ना जी जो पिछले इलेक्शन में थी, ये अमूमन आप जो हमारा पाकिस्तान का इंतखाबी अमल है ना, इसमें अमूमन ऐसी ही सूरत हाल इंतखाबात में देखने में आती है जी। और मैं आपको ये भी अर्ज करता चलूं कि ये जो इलेक्शन अभी हुआ है बड़ा जबरदस्त इलेक्शन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नहीं समझता इस पे किसी भी सतह पे कोई धांधली की गई है, लेकिन आप यकीन जाने कि अगर ये जिस तनाजर में इलेक्शन हो रहा था अभी भी अगर यहाँ धांधली की कोशिश की जाती तो धांधली हो सकती थी जी। देखिए, मैं ये मेरे भाई हैं जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस वक्त एनालिस्ट बैठे हुए अमजद इकबाल साहब, मेरा मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं है डॉक्टर साहब। अच्छा, एनालिस्ट बैठे जी जी। अच्छा,
मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो बात इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कर रही है कि आए अपोजिशन को कह रहे हैं जी मिलकर तो इंतहाबी अमल को शफाफ बनाने के लिए इसमें रिफॉर्म्स की जाएं ताकि ये जितने भी सुहम है ना ये इनको खत्म किया जाए और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है उसका इनकाद किया जा सके। देखिए पाकिस्तान में जितने इंतखाबात हुए हैं इंक्लूडिंग 2018 के इलेक्शन में, हर इलेक्शन के बाद जो भी जमातें अपोजिशन में आती हैं, इलेक्शन हारती हैं, वो हमेशा से धांधली का वबीला करती नजर आती हैं। और 2018 में भी देखें, और 2018 में तो इस कदर धांधली का शोर और ये किया गया कि मियां नवाज शरीफ साहब और नून लीग ने तो सीधा सीधा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI को मुर्दे इल्जाम ठहराया। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि ये वक्त है, अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और हुकूमत अगर संजीदा है वो इंतहाबी अमल को शफाफ बनाने के लिए अपोजिशन जमातों को हुकूमत कह रही है कि आए जी मिल बैठ कर रिफॉर्म्स करें, तो इनको चाहिए कि एक साफ शफाफ इलेक्शन के लिए जो है वो आके बैठें और उसकी रिफॉर्म्स करें, ना कि हमेशा ही पाकिस्तान में यही तमाशा लगा रहेगा कि हर जनरल इलेक्शन के बाद जो हारने वाली जमातें हैं वो यही बात करती रहेंगी। तो डॉक्टर साहब आपकी पार्टी इस वक्त जो हुकूमत में मौजूद है, आपको याद होगा फायदा जब 2013 का इलेक्शन हुआ था जी, तो बशमूल उस वक्त की हुकूमत जो मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी थी, बशमूल उनके दीगर जितनी भी पार्टीज थी उन सब का मौकफ यही था कि जी ये रिग्ड इलेक्शन है। हुकूमत जो थी वो खुद भी नताइज से उस वक्त मुतमिन नहीं थी। उससे कबल जो इलेक्शन हुआ आसिफ जरदारी साहब ने तो आपको पता है 2013 आरोज का इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। तो इसलिए अब वक्त आ गया है कि मैं समझता हूँ कि ये तमाशा जो है ये पाकिस्तान में बंद होना चाहिए। अपोजिशन की जमातों को हुकूमत के साथ मिल बैठकर एक साफ शफाफ इंतहाबी अमल के लिए जिन रिफॉर्म्स की जरूरत है उनको करनी चाहिए। डॉक्टर साहब फिर एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है, इलेक्शन रिफॉर्म्स की आपने बड़ी खूबसूरती से बात की और आपके पार्टी के चेयरमैन का भी यही मौकफ है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए और धांधली का सिस्टम अब रुकना चाहिए, ख्वाह वो सेनेट में हो, ख्वाह वो जनरल इलेक्शन हो, ख्वाह वो जिमनी इलेक्शन हो। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या आप अपोजिशन के साथ बात करने के लिए तैयार हैं? एक दूसरा, आपने जनरल इलेक्शन अभी जो आने वाले हैं उससे पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए क्या तैयारी करके रखी है? देखिए पहले तो मैं आपको अर्ज करूं कि हम अपोजिशन के साथ हर मामले पर बात करने के लिए तैयार हैं। आप इस बात पे मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल मासवाए एक ही चीज के जी। और वो क्या है कि जो एहतसाब का अमल है उसमें कोई रखने नहीं डाले जाएंगे जी। बाकी जिस मामले पर भी अपोजिशन बात करना चाहती है हुकूमत उनके साथ करने के लिए तैयार है जी। अमजद इकबाल साहब, गवर्नमेंट बात करना चाहती है, मासवाए एहतसाब के अमल को अगर साइड पर रख दिया जाए, ये हुकूमती वज़रा का मौकफ है, हुकूमती लोगों का भी मौकफ है, लेकिन सवाल ये बनता है अपोजिशन हार जाए तो वो भी बात करती है कि धांधली हुई है, और अगर हुकूमती अरकान हारते हैं तो वो भी कहते हैं धांधली हुई है। पाकिस्तान में आखिर ये सिस्टम कब तक चलता रहेगा और इसकी रिफॉर्म्स के लिए हमारे सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस कब सीरियस होंगे? जो बातें मीडिया पे की जाती हैं, क्या ये फारिग औकात में बैठ के इन चीज़ों पे कभी बहस करते हैं या इन पे काम करने के लिए सीरियस हैं भी या नहीं? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि उनको पॉलिटिशियंस को सो कॉल्ड ना कहे, वो पॉलिटिशियन है, बस इसमें इतनी काफी है कि पॉलिटिशियन है वो। सही। दूसरी बात यह है कि ये जितना भी इस वक्त हमारे पास आइन जिस शक्ल में भी मौजूद है और इसके अंदर जितनी भी अब तक तरमीम होगी वो सारी की सारी पॉलिटिशियंस ने की हैं जी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि मेरी जाती राय ये है कि वो बड़ी जबरदस्त बात है। आधी बात जो उन्होंने की है मैं उसका हवाले से कहता हूं कि जी कि एक जामे पैकेज इस्लाहात का, इंतखाबी इस्लाहात का एक जामे पैकेज आना चाहिए, लेकिन उसके लिए माहौल किसने बनाना है? उसके लिए माहौल बनाना इस वक्त देखिए, अगर हम 1 महीना पीछे चले जाते हैं, मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं, 1 महीना पहले सेनेट के इलेक्शन तक की बात कर रहा हूं मैं, उससे पहले तो ऐसा एक दूसरे की शक्ल देखने का अगर मुहावरतन कहा जाए कि रवादार नहीं थे, एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अब एकदम से चूंकि ये बात आई कि जी हम बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं,
तो वो ठीक है। ये इसके लिए कोशिशें, संजीदा कोशिशें की जानी चाहिए हुकूमत की तरफ से। अपोजिशन के साथ राब्ते करने चाहिए, डार साहब जैसे लोगों की कमेटी बने जो उनके साथ राब्ता करे, उनके साथ कहे कि भाई ये हम करना चाहते हैं। लेकिन एक बात, दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये कहते हैं ना कि इत्तेसाब के ऊपर कोई बात नहीं करनी चाहिए, करनी हमने। मैं कहता हूं जी उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। वो क्या बात करनी चाहिए? वो चूंकि उसके ऊपर पूरी कौम देखती है, पूरी कौम जो सवाल करती है, वो एक ही बात आती है कि ये सिलेक्टिव जो इत्तेसाब है वो नहीं होना चाहिए। यही सबसे ज्यादा इतराज वाली बात है ना। उसका तरीकाकार तय किया जा सकता है अपोजिशन के साथ बैठ के, उसके साथ अवाम को उसमें आप राय उनकी ले, सारे मिलके इत्तेसाब का ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए जिसके ऊपर ना अपोजिशन को, ना किसी हुकूमत को, ना ही हुकूमत के किसी साथी को ये कहने की बात हो रही थी मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। देखें तरीन साहब आजकल क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे साथ बेइंसाफी हो रही है। मतलब वो हुकूमत के अंदर रह के ये बात कर रहे हैं कि जी कि मुझे यानी सियासी तौर पर प्रेशराइज करने के लिए तो वो सवाल निशान है जिस पे आपने मुझे टोकर कहा कि आप सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस मत कहिए। सवाल ये है कि जो चीजें हम मीडिया पे आके बात करते हैं, जो हम अवाम के सामने अवामी नुमाइंदे बनकर बातें कर रहे होते हैं, क्या पसे पुष्ट यही अवामी नुमाइंदे जो हैं वो जिनके ऊपर अपने बातों को कैश कर रहे होते हैं या जिन स्टंट्स को खेल रहे होते हैं, उन पे क्यों नहीं डिस्कशंस करते, उनके अंदर रिफॉर्म्स के हवाले से काम क्यों नहीं करते? देखिए, मैं इसकी अगर थोड़ा सा अगर आप बाकी सोसाइटी के शोबों में देखें जहां पे बहुत सारे अच्छे लोग मौजूद होते हैं, हर सेक्टर में, हर शोबे में, वहां पे कोई ना कोई गंदी मछलियां जिनको आप कह सकते हैं मौजूद होती हैं, बुरे लोग भी मौजूद होते हैं। उन चंद बुरे लोगों की वजह से आप ओवरऑल पूरे उस सेक्टर को बुरा नहीं कह सकते, ना ही कहना चाहिए। यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड बना हुआ है कि हम लोग जब एक बंदे को 100 बंदा अच्छा है, उनमें से एक बंदा बुरा है, उस बुरे बंदे को मिसाल बना के हम बाकी 99 को भी बुरा कहना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा नहीं है, मेरी अपनी सोच है, आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं, सादिक और अमीन के ट्रेंड को फॉलो करके बात कर रही हूं ना कि आप इधर आ जाएंगे तो सादिक अमीन हो जाएंगे, अगर आप यही बात जो आप कर रही है, मैं यही कह रहा हूं कि इसका एक ऐसा आजादाना सिस्टम बन जाना चाहिए कि जो कि हुकूमतों के आने जाने की वजह से वो तब्दील ना हो। वो एक ऐसा सिस्टम हो जैसे अब अदलिया का काफी हद तक बन चुका कि अदलिया ने अपना एक सिस्टम बना लिया कि वो चलता रहता है, कोई हुकूमत आती है जाती है, वो अपने मामला को चलाते रहते हैं और उसका किसी हुकूमत के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से बहुत सारे एतराजात किए जाते हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं अगर अदालतें सही काम करना शुरू कर दें तो फिर मेरे ख्याल से बहुत सारे फैसले अभी इतराजात मैं ये नहीं कह रहा कि 100% दुरुस्त हो गया सारा, अभी तो हमारे बेशुमार लाखों की तादाद में केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन मैं बात सिर्फ आखिरी फिक्रा ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हम बात करें इंतखाबी इस्लाहात की, इसी तरह से इत्तेसाबी इस्लाहात का भी एक पैकेज आ जाए तो बैठ के सारे बात करें और एक ऐसा सिस्टम, दोनों सिस्टम ऐसे बना दें जिनके ऊपर आने वाले कल को कोई इतराज ना, और सारे इसी तरह जिस तरह से आज हमने डस्के के इलेक्शन को खुश दिली से कबूल कर रहे हैं, बाकी इलेक्शन भी खुश दिली से कबूल करें, और कोई अगर कोई उसके ऊपर इतराज उठाने की कोशिश करे तो बाकी या तो उसका इतराज दूर कर दें या फिर उसको खामोश करवाएं कि नहीं भाई ये आप गलत बात कर रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब का आपने हवाला दिया है, उमर डार साहब ये बातें किस हद तक सदाकत पर मबनी है कि जहांगीर तरीन साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ भी छोड़ सकते हैं? एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शैला रज़ा साहिबा ने बहुत जल्दी में एक ट्वीट किया और उसको फौरी तौर पे बाद में डिलीट भी किया गया। क्या पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते बहाल हो रहे हैं या एक खला जो बनने जा रहा है या बन चुका हुआ है सियासत में, कोई एक नई पार्टी तो सामने नजर नहीं आ रही? इशाइया दिया है, खाने पे बुलाया है और 20 MPs और MNAs ऐसे हैं सूबाई और कौमी हलकों के कि जिस दावत में उन्होंने शिरकत की है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए फायजा, इस बात का जवाब तो जहांगीर तरीन साहब खुद ही दे चुके हैं कि उनका किसी से भी कोई ऐसा राब्ता नहीं है। गो कि मैं भी सोशल मीडिया पे और मीडिया पे जहांगीर तरीन साहब को लेकर बहुत सारे तजिए मुख्तलिफ एंकर हजरात के सुन रहा हूँ, जबकि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो तो बरमला इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जी मैं आज भी PTI में हूँ। ठीक है, वो एक गिला शिकवा शिकायताना अंदाज में जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी भी क्या नाराजगी है डार साहब कि जिसका पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो उनको बजाय इसके कि अपने पास बिठाकर उनकी बात को सुने, और नौबत यहाँ तक क्यों आती है कि फिर शहर में बैठा हर शख्स जो है उसके बारे में बात करता है और उसको डिस्कस करते हुए नजर आता है? देखिए फायजा, मैं आपको बात बताऊं, जहांगीर तरीन साहब भी ना एक एहतसाबी अमल से इस वक्त गुजर रहे हैं। बिल्कुल
अगर उन्हें कोई भी शिकवा है, कोई शिकायत है, तो पाकिस्तान में अभी जिस तरह मेरे भाई अमजद साहब बात कर रहे थे, अदालती फोरम मौजूद है, तो वो अदालतों से रुजू कर सकते हैं। जहांगीर तरीन साहब से कबल आपको पता है कि अलीम खान साहब भी इसी तरह एक एहतसाबी अमल से गुजरे हैं। फिर हमारे और भी वुज़रा हैं जिनके ऊपर जब मामला सामने आए तो उन्होंने बाकायदा रिजाइन किया। पंजाब से ही सत्तैन खान साहब हैं, इस तरह फेडरल के भी एक दो मिनिस्टर्स थे। तो सो ये एहतसाब होता है जो अक्रॉस द बोर्ड हो। अगर आप सिर्फ मुखालिफ जमातों का एहतसाब करें और जो अपनी पार्टी के लोग हैं उनको एहतसाब ना करें, तो ये होता है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इसे कहते हैं। लिहाजा ये एक एहतसाबी अमल है और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिलीव है कि जी बिला तफरीक जो एहतसाब है वो होना चाहिए। और देखें यही अपोजिशन जमातें, आपको याद होगा कि जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब, इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। डॉक्टर साहब अपोजिशन तो अभी भी कहती है कि जितनी रिलैक्सेशन आप अपने लोगों को देते हैं हम लोगों को उतनी रिलैक्सेशन नहीं मिलती हमारे केसेस में। मरियम बीबी बाहर जाना चाहती हैं, बीमार हुई हुई है। देखिए मेरी बात सुने। अपोजिशन का कहना तो ये है कि अपोजिशन पहले जहांगीर तरीन साहब को एटीएम मशीन कहती रही। आज अपोजिशन की सिंपथीज बहुत ज्यादा जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं। आज वो कह रहे हैं जी जहांगीर तरीन साहब के साथ तो जुल्म हो गया, जहांगीर तरीन साहब के साथ तो उनकी पार्टी में बड़ी ज्यादती की जा रही है। आज अपोजिशन कह रही है जी इमरान खान साहब के साथ चाहे जो मर्जी नेकी कर ले वो तो याद ही नहीं रखने वाले। ये अपोजिशन का दौरा में आ रहा है, मैं आपको बताऊं, डबल फेस है। ठीक है, यही अपोजिशन जो कल तक जहांगीर तरीन साहब को एटीएम मशीन कहती रही है, आज अपोजिशन जहांगीर तरीन साहब के साथ जो है वो हमदर्दियां जतला रही है। बहरहाल इमरान खान साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो एक बड़ा क्लियर कट वाज़े मौक़िफ़ है कि एहतसाब जो है वो बिला तफरीक होगा। और अगर जहांगीर तरीन साहब जो है वो मेरे लिए नहायत ही काबिल एहतराम है। अगर उनको कोई शिकवा है, कोई शिकायत है, तो अदालती फोरम मौजूद है, वो अदालत की तरफ जा सकते हैं। ठीक हो गया। अमजद इकबाल साहब, अपने यहाँ एक दावत का एहतमाम करते हैं जहांगीर तरीन साहब, क्या अपनी सियासी ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं? और वो जो 20 से 30 अरकान कौमी सूबाई असम्बली जो हैं जिन्होंने शिरकत की है वो उन्होंने किस बेहाफ पे की है? और आप इस दावत को किस तरह से देखते हैं? जो एक खिला बन चुका हुआ है सियासी तौर के ऊपर, उस खिला को फिल करने के लिए एक नया फैक्टर तो सामने नहीं आ रहा, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो जहांगीर तरीन साहब ने जो दावत की या अदालत में उनकी पेशी थी या जो भी मीडिया टॉक उन्होंने की, ये सारा कुछ, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे थे। और उनके साथ जो लोग खड़े हुए ओपनली आके, इसका मतलब यही था कि वो उनके साथ हैं। और किसी वक्त, ऐसे वक्त पे आके, जो अभी जो बात भी हो रही थी, डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि देखिए जब बात होती है कि ये, मैं थोड़ा सा अगर हवाला इसमें देता चलूं कि सेनेट के इलेक्शन के दौरान भी जो कुछ हुआ यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के पीछे, उसमें भी कहा तो यही जाता है कि उसमें जहांगीर तरीन फैक्टर था, उसमें उसने काम किया और इसी वजह से, और इसका वज़ीर-ए-आज़म को इल्म भी है। और जब नैब के जो केसेस अपनी जगह पे FIA के जरिए जब ये कार्रवाई हुई सारी, तो उसमें भी इल्जाम यही आया कि इनको इस अमल से कि ये कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की इतलात थी, तो उसको प्रेशराइज करने के लिए ये सारी कार्रवाई, ये इल्जाम आया। मैं ये बिल्कुल ये कह रहा हूं कि ये बातें हो रही हैं, हुई भी, लेकिन बात यह है कि जब मैं इत्तेसाबी इस्लाहात की बात कर रहा था, उसके पीछे यही था कि जी कि कोई एक ऐसा इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म हमारे पास बन जाए। ये सियासतदानों ने करना है, ये मिल बैठ के करना है, उसमें PTI ने करना है, उसमें नून लीग ने करना है, पीपल्स पार्टी, JU, जितनी भी जमातें सारी बैठ के इसके ऊपर एक ऐसा सिस्टम बना दें जिसमें ये कहीं कोई इल्जाम ही ना किसी के ऊपर आए कि जी ये वज़ीर-ए-आज़म कर रहे हैं या ये जनाब कोई और बंदा कर रहा है या कोई भी पार्टी किसी को सियासी विक्टिमाइज कर रही है। ये इल्जामात से बालातर होना चाहिए एहतसाब का अमल, और उसके लिए एक तो ये जो माहौल बनाना, ये PTI का, हुकूमत का काम है, पहली बात। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं जहांगीर तरीन के हवाले से, जहांगीर तरीन कोई शक शुबा इस बात पे नहीं है, इसके ना ही होना चाहिए। डॉक्टर साहब के अच्छे ताल्लुकात हैं, वो पार्टी के चूंकि होने के नाते उनका यही बनता है
कि वो उनका एहतराम और उनके खिलाफ कोई बात ना करें, लेकिन जो जहांगीर तरीन साहब इस वक्त कर रहे हैं वो ये समझते हैं कि जी मेरे खिलाफ, वो तो ओपनली उन्होंने कहा ना मेरे साथ ज्यादती हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, तहरीक इंसाफ कर रही है शाह हुकूमत महमूद में। कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान में जो एक प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम भी बड़ा ओपनली डिस्कस होना जी जी शुरू बिल्कुल हो ओपनली, गया ये हुआ था। सारी चीजें ओपनली हो रही हैं और ये वो अपनी वो स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। और मैं एक चीज और ये आपके तवज्जुह से कहता चलूं कि मुझे ये एक कह सकते हैं कि मेरा जो जाती राय है, इसको आप ये कह लें कि ये जब अगर ये जो सिलसिला ये चलता रहा, उनके खिलाफ जो केसेस हैं, तो ये हो सकता है कि किसी वक्त जाके ये पीटीआई के लिए ये मुश्किल बन जाए, क्योंकि इस वक्त पीटीआई की दो सूबों के अंदर जो हुकूमत है, मरकज में और सूबों में नहीं, एक सूबे में और एक मरकज में, दो हुकूमतें जो है पीटीआई की, वो उनमें से अगर ये जो स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं जहांगीर तरीन, उसको आप जहांगीर तरीन साहब कोई ऐसे इकदाम पे चले जाते हैं, ऐसी पोजीशन पे चले जाते हैं जिनका आपने इशारा किया कि जी शायद वो पीपल्स पार्टी के साथ या नॉन लीग वाले भी आजकल जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे उनकी बड़ी तारीफें कर रहे हैं, नया फैक्टर भी सामने आ सकता है, कोई नई जमात भी सामने आ सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। उसमें जब फर्ज करें कोई ऐसा को फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की पोजीशन चली जाती है या वो किसी के साथ इल्हाक हो जाता है, तो पीटीआई के लिए बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन बन जाएगी ना, कि उनकी जो मेजॉरिटी है वो जाहिर होगा कि वो नहीं है हाउसेस के अंदर, तो फिर उसमें एक आईनी बुहरान उसको कहते हैं, वो पैदा हो सकता है। उमर डार साहब, नाराजगियां कैसे दूर करेंगे जहांगीर तरीन साहब की, और ये क्या दिन ब दिन कलमदान जो है वो वजारतों के तब्दील होते रहते हैं? फवाद चौधरी साहब जो पहले वजीर इत्तलात और नशरियात थे, फिर उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ फॉरवर्ड किया गया, अब फिर दोबारा से कलमदान जो है वो तब्दील होने जा रहे हैं। क्या आपकी हुकूमत सिर्फ कलमदान ही तब्दील करती रहेगी वज़रा के, या प्रैक्टिकली भी आप कुछ काम करेंगे? देखिए जी, ये तो कप्तान का फैसला है, वो जिसे बेहतर समझते हैं, जिस नंबर पे खिलाना चाहते हैं वो खिला सकते हैं। लेकिन वही पुराने लोग ही क्यों बार बार रिपीट हो रहे होते हैं? वही फवाद चौधरी साहब हैं जिन्हें पहले उनके ओहदे से हटा दिया जाता है, फिर एक नई वजारत दे दी जाती है, अब फिर दोबारा से पुरानी वजारत फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैं आपको यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये इस्तेकाक जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का है, वो कैप्टन है, कप्तान है, वो जिसे चाहें, जिस नंबर पे चाहें वो उसको खिलाते हैं। हाँ, सिलेक्शन कमेटी भी तो कुछ करती है ना। नहीं, ये तो मेरा सवाल है जिसके ऊपर उमर डार साहब बात को गोल कर गए हैं और बताना नहीं चाह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है पार्टी में। नहीं, जो फवाद चौधरी मैं समझता हूँ बड़ा जबरदस्त, जब वो रहे हैं मुशावरत का बहाल हो रहा है, जबरदस्त अंदाज से वो निभा रहे थे। अच्छा, तो आपके कितने राब्ते बहाल हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, ये जरा बताइए मुझे, कि आप क्या खबरें रखते हैं, आपके जराए क्या कहते हैं कि कब तक जो है वो तब्दीली आएगी सही मायनों में? डॉक्टर साहब, चीखें तो बाकी लोगों की निकल चुकी हैं, अब तो प्राइम मिनिस्टर के भी लोगों ने लाइव कॉल पे कहना शुरू कर दिया कि मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब, अब तो हमें घबराने भी दे दें और परेशान भी होने दे दें। नहीं, इसमें कोई दोराय नहीं है फायदा। मैं आपको अर्ज करता चलूं, कोई शक शुबा नहीं, इस वक्त महंगाई है और बड़े जोर से महंगाई है, इस चीज से भी इनकारी नहीं किया जा सकता। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है वो पूरी संजीदगी के साथ, मैं आपको अर्ज करता चलूं कि वो इस बात पर अमल पैरा है कि अवाम को जो है वो रिलीफ देना है, और इंशाअल्लाह ताला मुझे अपने कप्तान पे उम्मीद है कि जल्द अज जल्द कोई ऐसा मैकेनिज्म जो है वो तैयार किया जाएगा जिसके जरिए इंशाअल्लाह ताला अवाम को, क्योंकि आगे जनरल इलेक्शन में आपने अवाम के पास ही आना है। अगर यही सूरत हाल रही तो डॉक्टर साहब फिर बड़ा मुश्किल है कि आप एक कप्तान जो हैं फिर दोबारा से कोई कप अपने नाम कर सके। क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा अगर यही सूरत हाल रही तो जनरल इलेक्शन में आप एक कप्तान को अवाम के पास वापस आना पड़ेगा, और फिर मुझे मुमकिन नजर नहीं आता कि आप एक कप्तान फिर कोई दोबारा से कप जीतने में कामयाब रहे। देखिए फायदा, एक तो मैं आपको अर्ज करूं, मैं 10 इलेक्शन पे ही आ जाता हूँ, हम जो साथ भी लाइन पे हैं। जी बिल्कुल है। मैंने तहे दिल से अल्हम्दुलिल्लाह शिकस्त को तस्लीम किया है, क्योंकि जो अवाम का फैसला है वो हमें कबूल है, जो भी अवाम ने फैसला किया है। देखें, आज 2.5 सालों में, जबकि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2.5 साल का अरसा हो गया, ठीक है, और मैं समझता हूँ कि वजह महंगाई जो है ना, वो इस वक्त एक मुश्किल तरीन वक्त है हुकूमत पे। और मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि जिस हल्के में ये इंतखाब हो रहा था
उस हलके में पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई खातर खा डेवलपमेंट भी नहीं कराई गई। जी वजह ये थी कि वहां से कोई भी हुकूमती नुमाइंदा ही मौजूद नहीं था, कोई मुंतखब नहीं हुआ था, इसलिए बिल्कुल। वो हलका जो है उसमें वो कोई खातर खा डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताऊं 94,000 वोट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले हैं। लेकिन तो डॉक्टर साहब, आपको शायद याद होगा कि जब आप अपनी इलेक्शन मुहिम में थे और मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था, तो तब मैंने आपको कहा था कि लोग आपसे किस किस्म की शिकायत कर रहे हैं और सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा जो हैं वो सिंपैथी वोट भी लेंगी। नहीं, लेकिन सुने ना मेरी बात तो मुकम्मल। जी जी प्लीज बोलिए। 2018 के इलेक्शन में इसी हलका से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने 60,000 वोट लिए थे। जी आज 34,000 वोट जो है अल्हम्दुलिल्लाह 2000 मुकाबले में ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले रही है, और उन हालात में ले रही है तरीन हालात हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपने 5 साल पूरे करेगी तो आने वाला वक्त जो है वो बेहतर वक्त होगा इंशाल्लाह। अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी रहेगी तो फिर लोग उसी को वोट करेंगे कि जो अवाम की बात करता है। पता है, मैं आपको बताऊं आज भी वजह क्या है क्यों वोट बैंक बढ़ा है हमारा उधर। वो हम इलेक्शन लूज कर गए, ये एक डिफरेंट बात है। वो इलेक्शन किन हालात में लूज किया, क्यों हुआ, मैं वो भी आपको बता सकता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बावजूद मुश्किल तरीन हालात के पाकिस्तान के जो अवाम है ना वो देख इमरान खान साहब की तरफ ही नहीं है। आज भी उनकी उम्मीदों का मरकज और महवर जो है वो इमरान खान। तो मोहतरम उमर डार साहब, मैं भी तो यही अर्ज कर रही हूँ कि जो अवाम है वो तो आपके कप्तान की तरफ देख रही है, लेकिन कप्तान जो है वो आए दिन जब चीजें तब्दील करते हैं या नई चीजें सामने आती हैं तो अवाम की सही मानों में चीखें निकल जाती हैं। नहीं, इंशाअल्लाह ताला फायदा बेहतर होगा। मैं बताऊं मेजर जो इस वक्त चीज है वो तो महंगाई का ही चल रहा है ना जी। और मैं आपको ये भी अर्ज करता चलूं कि पाकिस्तान में उतनी महंगाई नहीं हुई जितनी बाहर सारी दुनिया में महंगाई हुई है। पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बाहर सारी दुनिया में महंगाई हुई है। डॉक्टर साहब, फिर पाकिस्तान का अगर हम कंपेयर बाहर के साथ करना शुरू कर देंगे फिर डिबेट एक और तरफ चली जाएगी। वहां पर टैक्स हर बंदा पे करता है और उसका टैक्स जो है वो किस तरह से रीयूज किया जाता है, उसके क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं, फिर एक लंबी कहानी है। इसमें फिर आगे पूरा प्रोग्राम दरकार है आपके साथ। आप इस तरफ भी है ना कि पाकिस्तान में कितने टैक्स पेयर हैं। ये तो फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आप लोगों ने कितने पैसे वापस लिए। एहतसाब का शोर आपने डाला, मुल्क की लूटी हुई दौलत हम वापस लाएंगे, वो लूटी हुई दौलत भी वापस ना आई, आपने मियां साहब को बाहर भेज दिया और फिर आप कहते हैं हम एनआरओ भी नहीं देंगे। देखिए ना, मियां साहब की उस वक्त जो रिपोर्टें आ रही थी उस वक्त तो खुदा ना खास्ता ऐसे ही लग रहा था ना कि मियां साहब पल दो पल की मेहमान है। और आप ही का मीडिया जो है वो कह रहा था कि जी देख लें अगर मियां साहब को कुछ हो गया तो फिर उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आए। तो ये मीडिया की ही गलती है। लेकिन मरियम साहिबा जो है अब वो भी बीमार है, अब आप उन्हें भी बाहर भेज देंगे फिर कहेंगे मीडिया की गलती है। मरियम नवाज साहिबा को जी जी वो भी बीमार है ना, वो भी बाहर जाना चाहती है, उनकी सर्जरी होनी है। वो तो पहले दिन से कोशिश कर रही हैं, वो लगी हुई है इस सिलसिले में, लेकिन हुकूमत जो है वो पुरअज़म है, हम उन्हें बाहर नहीं जाए। ठीक हो गया। अमजद इकबाल साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब एक प्रोग्राम के अंदर जहां पर वो पूरे पाकिस्तान में जा बजा कोई भूखा ना सोए मुहिम जो है उसको चला रहे हैं, उसमें खिताब करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती हो, लेकिन पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में होता है जहां खैरात सबसे ज्यादा दी जाती है, लेकिन हम अपने लोगों को उतनी सहूलियात नहीं दे सकते क्योंकि हम तो मकरूज हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये आपने 2-3 बातें मुख्तलिफ एंगल से कर दी एक ही दफा पे। देखिए, बात ये है कि लोग कोई शक नहीं, पाकिस्तान में चैरिटी बहुत ज्यादा होती है, लोग खैरात बहुत ज्यादा देते हैं, लेकिन ये भी बड़ा अच्छा स्टेप है वज़ीर आज़म का, अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो लंगर खानों के हवाले से जो कल उन्होंने ये नो डाउट के पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको रात को खाना भी नहीं मिलता और उनके लिए खाने का इंतजाम करना ये एक बहुत अच्छा काबिल सताइश काम है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना है कि सारा पाकिस्तान उन लंगर खानों या उस खैरात के ऊपर नहीं चलता।
ठीक है, पाकिस्तान में एक बड़ा महदूद तबका जरूर है, उसका ख्याल रखना चाहिए, वो भी पाकिस्तानी है, ये अच्छा काम है। लेकिन अगर उससे थोड़ा सा आप ऊपर हो जाएं तो लोग ना उन लंगर खानों में जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी व्हाइट कॉलर मेजॉरिटी है पाकिस्तान की, जो ना खिरात लेती है, ना लंगर खानों में जा सकती है, ना ही किसी से कोई और इस तरह की कोई एड चाहती है। वो चाहती है कि हमारी इकोनॉमी चले, वो चाहती है कि हमारी जो परचेजिंग पावर है वो ज्यादा हो, वो चाहती है कि हमारे जो महंगाई है मुल्क में कम हो। देखिए, जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि हमारे वसाइल, नो डाउट पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है, पाकिस्तान के इकोनॉमी दुनिया भर की है प्रेशर में, लेकिन पाकिस्तान की भी है। अब मामला यह है कि वोट किसके ऊपर देना होता है। जो अभी हम बात कर रहे थे कि 75 की भी बात हो रही थी, उसमें हकीकतन अगर देखा जाए तो पीटीआई के वोट बड़े नहीं है। और आप उसको देखिए कि उस पिछली दफा 3 कैंडिडेट थे जिनके अंदर ये उनके जमा करे ना वोट, अगर वो इस दफा पीटीआई के साथ थे तो फिर ये कहां पे हैं। 2 और उम्मीदवार भी थे ना पिछले इलेक्शन में जो इस वक्त पीटीआई के इत्तेहादी थे, और उन्होंने वोट भी दिया। लेकिन मामला बहरहाल ये नहीं है। मैं ये बात ये करना चाहता हूं कि अवाम सियासी जमातों के साथ क्यों आती है। वो आती है, एक जो बात हम करते हैं कि मुल्क की मईशत के लिए बेहतर किए गए फैसलों का जब उनके ऊपर असरात होते हैं, इकोनॉमी को बेहतर करने के जब समरात अवाम तक पहुंचते हैं तो फिर अवाम उनके ऊपर, दूसरे आसान लफ्जों में आप ये कह लें कि जब अवाम को रिलीफ मिलता है तो फिर वो हुकूमत के साथ खुश हो सकते हैं। आप नून लीग की हुकूमत के ऊपर, आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ऊपर 100 तनकीद कर ले, लेकिन आप ये देखिए कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जो सरकारी जो मुलाजिम है उनकी तकरीबन 150% तनख्वाह बढ़ गई। मैं परवेज शरफ को भी बीच में काउंट करना चाहूंगी कि उनके दौर को क्यों भूल जाते हैं आप उनको भी शामिल करें, बिल्कुल करें। पाकिस्तान के उन सो कॉल्ड डिक्टेटर्स को भी गिने जिसमें जनरल ज़ियाउल हक शामिल हैं, जिसमें जनरल इद्रीस शामिल हैं। नहीं, अगर हम माजी करीब की बात कर रहे हैं ना, मैं इसलिए उनके ऊपर माजी करीब के ही हैं, मैं वो उसके ऊपर फिर बहस और तरफ चली जाएगी। उसमें मैं ये भी कहूंगा कि फिर वो वहां पे एक हमारे ऊपर जनरल मुशर्रफ के दौर में एक आफत आई थी, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, वो जो जलजला आया था और उसके अंदर $6 अरब भी आए थे जो हमारे मुल्क को मिले थे, कर्जे की शक्ल में नहीं मिले थे, इमदाद की शक्ल में मिले थे। वो $6 अरब कहां गया? अब वो ये भी सवाल बनता है, फिर वो $6 अरब कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हुआ होगा, खर्च हुआ होगा ना, जो लोगों के पास। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि रुपए की सर्कुलेशन हुई थी जिसकी वजह से हमें एक कुछ रिलीफ मिले थे उस वक्त भी। मैं कहता हूं कि जी कि हुकूमत को इसके साथ साथ के इकोनॉमी को बेहतर करे, एक बैलेंस बनाना होगा कि जिसमें अवाम को भी रिलीफ मिले और कुछ पॉपुलर फैसले भी करना होंगे जिनसे आम आदमी को, मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी उमरा की शुरफा की बात नहीं कर रहा जो जिनको पैसे का कोई मसला नहीं होता, बात कर रहे हैं कि जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। जी जी बिल्कुल, जो उसमें ज्यादा अक्सरियत तनख्वाहदार तबके की है। वक्त मुख्तसर है, डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ती हूं। डॉक्टर साहब, इतना बता दीजिए, रमजान अल मुबारक का बाबरकत महीना आ चुका हुआ है कि जहां पर मुसलमान भरपूर कोशिश करते हैं कि हमारा जो माल पूरा साल नहीं बिकता हम उसे मिलावट करके उसको इस साल में सेल करते हैं। आपकी तरफ से लगाए जाने वाले सहूलत बाजार जो हैं वो इस बात को कितना यकीनी बना देंगे कि अवाम को जो चीजें हैं वो कम रेट पर ही मुहैया होंगी? देखिए, उसके लिए तो एक 7 अरब का पैकेज जो है वो हुकूमत दे रही है जी, सब्सिडी का इस पे। तो बाकी ये आपने बात दुरुस्त कही है, पूरी दुनिया में जब रमजान आता है तो चीजें जो है वो सस्ती होती हैं और पाकिस्तान जो है यहाँ चीजें महंगी हो जाती हैं। इसी तरह बाहर सारी दुनिया में जब क्रिसमस आती है तो सेलें लग जाती हैं, मैं आपको बताऊं जी, और चीजें सस्ती की जाती हैं। हमारे इधर ईद आती है तो चीजें जो है वो नायाब हो जाती हैं, उन्हें महंगा किया जाता है। तो बहरहाल गवर्नमेंट जो है वो जी एक 7 अरब का पैकेज दे रही है इस रमजान में सब्सिडी, और ताकि लोगों को जो अशियाए जरूरियात हैं वो मुहैया की जा सके। ठीक, अमजद इकबाल साहब, लास्ट में पूछना चाहूंगी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में शोकस लेटर को फाड़ दिया है जो कि शायद हकान अब्बासी की तरफ से यूसुफ ज़दा गिलानी साहब को दिया गया था। गिलानी साहब जो है वो सेंडर करने के लिए तैयार हो चुके थे कि अगर पार्टी चाहती है तो मैं अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाऊंगा। क्या कहते हैं, पीडीएम अब वाकई में खत्म हो चुकी हुई है, मौलाना साहब का शो खत्म हो गया, एएनपी जो है वो साइड पर हो चुकी, पीपल्स पार्टी अपना फायदा हासिल करके साइड पर है क्या?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी ने कोई बहुत बड़ा फायदा लिया होगा पीडीएम सर, से। मेरा सेनेट ख्याल में है कि अपना ज्यादा बदलाव फायदा तो उन्होंने- मैं अगर ये कहूँ कि ज्यादा फायदा नून लीग उठा रही है उस बात से, वो कैसे? तो इस बात को मैं इसके ऊपर आप टाइम नहीं होगा, लेकिन बात यह है कि ये बहुत सारी चीजें वो आप देखिए कि तेजी के साथ मुस्लिम लीग नून की फेवर में जाती नजर आती है। सही। और बाकी रह गई पीडीएम की बात, तो पीडीएम एक सियासी इत्तेहाद चलिए सर, मैं आपकी दिली हमदर्दियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ समझती हूँ। डार साहब मुस्लिम मुझे लीग नून के साथ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि बल्कि उल्टा मैं तो ये बात कर रहा हूँ ठीक कि है। इसका फायदा उन्होंने उठाया होगा। डार साहब बहुत ऐसे तक पीडीएम और खेल डार लिया। साहब समझते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। डार साहब बहुत अरसे तक पीडीएम खेला गया, ठीक है। अब सही मानों में अब आप लोग कब काम करेंगे? अब आप लोगों की तरफ से जो आपके वुज़रा हैं वो कब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बंद करेंगे और सही मानों में अपनी अपनी वजारतों को संभाल कर उनमें काम करेंगे? देखें फायजा, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पूरी संजीदगी के साथ अपनी जिम्मेदारियां जो है उन्हें अदा करने की कोशिश कर रहे हैं जी। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी पूरी संजीदगी के साथ जो जिम्मेदारी है उनको अदा किया जाएगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया उमर डार साहब ने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ चलता है, लेकिन जाने से पहले कोरोना एक बहुत सीरियस वबा है, हमें इसे सीरियस लेना पड़ेगा और हमें एसओपीज को इख्तियार करना पड़ेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान फायजा बुखारी को और मेरे मौजूद पैनल को इजाजत दीजिए। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।